नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा करी गई एक स्टडी के बारे में। इस स्टडी में यह बात सामने आई है कि भारत के 83% जल स्रोत में यूरेनियम पाया गया है। अब यूरेनियम पाए जाने के बावजूद ज्यादातर पानी पीने लायक है और इससे हमें इतना खतरा नहीं है जितना आपको ये 83% का आंकड़ा देखकर लग रहा होगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है और अगर रिस्क है तो क्या रिस्क है, कितना रिस्क है और भारत में ग्राउंड वाटर को लेकर क्या इश्यूज हैं, इनको हम ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इस आईडी पर मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यू कैन फॉलो मी ऑन दिस हैंडल। आज रात मेरी एक स्पेशल क्लास होने वाली है अनअकैडमी पर, तो उसका लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कल रविवार को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होने जा रहा है। कॉम्बैट में आप देश भर के अभ्यर्थियों के साथ कंपीट करके अपनी रैंक पता कर सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में कहाँ स्टैंड करते हैं। साथ ही साथ आपके पास स्कॉलरशिप जीतने का भी एक सुनहरा अवसर रहता है। तो अनअकैडमी की जो स्कॉलरशिप है, अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकती हैं अगर आप यहाँ टॉप 500 में रैंक्स लेकर आते हैं। तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको केवल एक कोड यूज करना होगा। यू कैन यूज दिस कोड एंड टेक पार्ट इन द कॉम्बैट। कॉम्बैट का जो लिंक है वो आपको पिंड कमेंट में, जो पहला कमेंट होता है वीडियो के नीचे, उसमें मिल जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसने ये स्टडी करी है, ये कहां पर स्थित है आपको मालूम होना चाहिए। इट इज सिचुएटेड इन एन एरिया कॉल्ड ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे नाम का ये एरिया मुंबई शहर का एक हिस्सा है, मुंबई का एक सबर्ब है, वहां पर ये बार्क स्थापित है। ये भारत के न्यूक्लियर रिसर्च का एक अग्रणी संस्थान है और इसके द्वारा इस प्रकार के रिसर्च या स्टडीज समय समय पर किए जाते हैं। तो बार्क ने अभी एक सर्वे किया जिसमें इन्होंने देश के 55,000 से भी ज्यादा जल स्रोतों से जल को इकट्ठा करके, पानी को इकट्ठा करके उसकी जांच करी। इसमें दोनों सैंपल्स शामिल थे, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर के अंदर कुएं, ट्यूबवेल ये सब आ जाते हैं, सरफेस वाटर में नदी, तालाब ये सब आता है। तो इन वाटर सैंपल्स को जब टेस्ट किया गया तो इसमें यूरेनियम की इन्होंने जांच करी और ये पाया कि 83.6% सैंपल्स में यूरेनियम मौजूद था, नेचुरली यूरेनियम मौजूद था। इन सैंपल्स को 12 पैरामीटर्स पर जांचा गया और इनमें से BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि हमारे देश में स्टैंडर्ड्स तय करता है खान पान की वस्तुओं के भी और भी कई चीजों के करता है, तो ड्रिंकिंग वाटर की स्टैंडर्ड्स भी BIS के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इसके द्वारा बनाए गए 8 पैरामीटर्स ये वाले वाटर सैंपल्स एक्सीड कर रहे थे। पानी में जो डिसॉल्व्ड यूरेनियम का कंटेंट है वो पिछले सर्वेस के मुकाबले ऊपर जा रहा है। ये एक थोड़ा सा चिंताजनक एस्पेक्ट है। तो ये अपवर्ड्स ट्रेंड जो है कुछ बताता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ मिनट्स में। अब 83.6% सैंपल्स में यूरेनियम होने के बावजूद केवल 2% ग्राउंड वाटर सैंपल थे जिनमें यूरेनियम AERB के मानकों से ज्यादा था। AERB क्या है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये अपने स्तर पर कुछ मानक तय करता है, कुछ स्टैंडर्ड्स को तय करता है। पानी में इतना यूरेनियम होना चाहिए, उसके ऊपर वो पीने के लिए अनफिट है। तो AERB के जो सैंपल हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए तो केवल 2% ग्राउंड वाटर सैंपल्स में ये लिमिट एक्सीड हो रही थी। और सरफेस वाटर सैंपल्स की हम बात करें, यानी कि नदी, तालाब, इनके पानी में कोई भी ऐसा सैंपल नहीं था जिसमें ये लिमिट एक्सीड हुई है। तो केवल ग्राउंड वाटर के 2% सैंपल में ये लिमिट एक्सीड हो रही है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि देश भर का जो पानी है वो यूरेनियम के कारण नहीं, दूसरे कारणों से पीने के लिए अनफिट हो सकता है, लेकिन यूरेनियम के कारण अनफिट नहीं है। 98% सैंपल्स के अंदर वो लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है। यूरेनियम मिला है लेकिन वो लिमिट से ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत नेचुरल यूरेनियम पानी में होता है, नॉर्मल है, मिट्टी में भी होता है। ऐसे तो हम मिट्टी की जांच भी करेंगे तो सभी जगह यूरेनियम मिलेगा, लेकिन वो लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब AERB की लिमिट क्या है? 60 पार्ट्स पर बिलियन, 60 ppb। ये पार्ट्स पर मिलियन नहीं है, ध्यान रखना, पार्ट्स पर बिलियन है। दूसरी ओर WHO का जो लिमिट है, WHO ने जो लिमिट तय कर रखी है वो थोड़ी सी इससे कम होती है। WHO की लिमिट है 30 माइक्रोग्राम्स ऑफ यूरेनियम पर लीटर। तो ये माइक्रोग्राम पर लीटर है और ये ppb है। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि ये 30 माइक्रोग्राम पर लीटर है और ये AERB का जो है लिमिट 60 पार्ट्स पर बिलियन ppb है। तो AERB की जो लिमिट है वो थोड़ी सी हायर है सेट, लेकिन भारत में यही मानी जाती है तो हम भी इसी को मानेंगे। एक चीज चौंकाने वाली यहां पर यह आती है कि भारत में जो पीने के पानी के मानक को तय करता है, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्योंकि AERB जो है वो हमारे देश में पानी के मानक स्थापित नहीं करता है, वो केवल एक गाइडलाइन देता है। लेकिन जो पानी हमारे घरों में आता है वो BIS कंप्लायंट होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट होना चाहिए। तो होता तो खैर सभी जगह नहीं है, लेकिन ट्राई करा जाता है कि उसके अनुसार ही वाटर को फिल्टर किया जाए, उसी अनुसार फिल्ट्रेशन होता है ताकि वो BIS के स्टैंडर्ड्स के अनुसार आ जाए।
तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार यूरेनियम एक कंटामिनेंट अभी नहीं गिना जाता है। यूरेनियम को बीआईएस कैलकुलेट नहीं करता है। उनके अनुसार यूरेनियम अभी इतना बड़ा कंटामिनेंट नहीं है कि उसको पीने के पानी के अंदर अलग से मापा जाए। आंध्र प्रदेश में एक जगह पर यूरेनियम, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश भर में लिमिट के नीचे है। कई जगह जहां पर माइनिंग होती है यूरेनियम की, उसके आसपास में हायर क्वांटिटी में यूरेनियम प्राप्त हुआ है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में जहां पर यूसीआईएल की माइंस है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की माइंस है, वहां पे कुछ गांवों में 690 से लेकर 4000 पीपीबी तक यूरेनियम देखा गया है, पानी के अंदर मापा गया है। लिमिट कितनी है? 60, और वहां पर कितना है? अप टू 4000। तो जहां पर माइनिंग होती है उसके आसपास ग्राउंड वाटर में इसके ज्यादा होने की संभावना बनी रहती है। 2018 में अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक स्टडी करी थी, और ये स्टडी राजस्थान में हुई थी जो कि मेरा गृह राज्य है। और यहां पर इन्होंने देखा था कि 1/3 कुएं, 1/3 वेल जो बने हुए हैं राजस्थान में, उनमें यूरेनियम लेवल एक्सीड हो रहा था। ये 1/3 जो उन्होंने जांच करी थी, उन कुओं में 1/3 से भी ज्यादा में यूरेनियम लेवल्स एक्सीड हो रहे थे, जो WHO का लेवल है उससे ज्यादा था। और इसी प्रकार से 26 अन्य जिले थे उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में, और साथ ही साथ दक्षिण भारत में 9 जिले थे जहां पर यह लेवल यूरेनियम का एक्सीड हो रहा था। तो ये पैन इंडिया स्टडी नहीं थी, उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में ये स्टडी हुई थी। तो 26 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर भारत में और 9 डिस्ट्रिक्ट्स दक्षिण भारत में ऐसे थे जहां पर यूरेनियम काफी हाई लेवल में पाया गया पीने के पानी में। अब यूरेनियम पीने के पानी में, ग्राउंड वाटर में आता कैसे है? देखो, भारत में कई जगह, खास करके उत्तर भारत में, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है खेती के लिए और पीने के लिए भी। अब हो क्या रहा है कि जो ये मिट्टी है, जो जमीन है, उत्तर भारत की एल्यूवियल प्लेन्स हैं, ये सब कैसे बने हैं? हिमालय की नदियों से धीरे धीरे सिल्ट आ रहा है, हजारों करोड़ों सालों से, लाखों सालों से, और वो सिल्ट डिपॉजिट होकर ही तो हमारा एल्यूवियल प्लेन बनाता है। पढ़ा है ना आपने ये सब ज्योग्राफी में। तो वो जो पत्थर इरोड होकर आ रहे हैं, उनमें नेचुरली यूरेनियम पाया जाता है। थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर हिमालयन रॉक्स में यूरेनियम मिलता है, और वही यूरेनियम नीचे मिट्टी का बेस बना रहा है। जो धरती के नीचे जहां पर पानी मिल रहा है, उसके आसपास का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें यही तो मिट्टी है। अब हो क्या रहा है कि जब पानी का दोहन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो एक्वेफर, यानी कि जहां से हम पानी सींच रहे हैं इस वक्त, वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं, और ऐसे में जो यूरेनियम वहां पर मौजूद है मिट्टी में, वो ऑक्सीडाइज होने लगता है। और जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो वो धीरे धीरे पानी के अंदर घुलने लग जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और इससे यूरेनियम धीरे धीरे पानी के अंदर घुलता जा रहा है और उसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि पिछले सर्वेस के मुकाबले यूरेनियम का परसेंटेज थोड़ा बढ़ा है जितने सैंपल्स हैं उनके अंदर। तो इसके पीछे सबसे मेन रीजन यही बताया जा रहा है कि ग्राउंड वाटर का यूजेज काफी बढ़ गया है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर जो सोर्सेज हैं वो सूखते जा रहे हैं, और इनके सूखने के कारण यूरेनियम को ऑक्सीडाइज होने का मौका मिल रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटी ही सबसे बड़ा रीजन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन। और एक और रीजन बताया जाता है, जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल है उसमें नाइट्रेट होता है। वो नाइट्रेट जो है वो अल्टीमेटली मिट्टी में पहुंचते हैं, और नाइट्रेट्स यूरेनियम के साथ रिएक्ट करते हैं और यूरेनियम को पानी में घोल देते हैं, उसको घुलनशील बना देते हैं। तो ये एक दूसरा रीजन है जिसके कारण उत्तर भारत में खास करके यूरेनियम ग्राउंड वाटर में बढ़ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, पहला सॉल्यूशन तो ये है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, यूरेनियम का भी एक स्टैंडर्ड तय करे कि पीने के पानी में इतनी मात्रा से ज्यादा यूरेनियम नहीं होना चाहिए। और उसको तय करने के लिए जो इंसान के शरीर में यूरेनियम के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको देखा जाना चाहिए। सबसे प्राइमरी इफेक्ट किडनी पर होता है, तो उसके अनुसार उसके मानक तय किए जाएं। दूसरा, मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाए BIS के द्वारा, जैसा कि दूसरे कंटेमिनेंट्स जैसे कि आर्सेनिक एटसेट्रा के लिए होता है, वैसे ही यूरेनियम के लिए भी ये स्थापना हो। एट रिस्क एरिया पता चले, ताकि मान लो मेरे जिले के अंदर अगर यूरेनियम ज्यादा है तो मैं ध्यान तो रखूं कम से कम कि मुझे ग्राउंड वाटर का कम से कम उपयोग लेना है। तो इस प्रकार के आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट रिस्क एरिया बहुत जरूरी है। तीसरा, यूरेनियम कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको ट्रीट करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाएं। अब इसके लिए बहुत सारे सुझाव लाए जा रहे हैं, ये एक डेवलपिंग फील्ड है। कुछ समय पहले अमेरिका के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यूरेनियम को ग्राउंड वाटर से निकालने के लिए, लेकिन ये देखो काफी छोटी स्टडी थी। भारत जितने बड़े देश में शायद ये लागू होगा, क्या पता हो भी जाए 4-5 सालों में, कोई कुछ कह नहीं सकता मैं अभी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली माइक्रोब्स का इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल होना मुश्किल है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी सम फिजिकल मेथड जिसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल होगा, वही प्रोबेबली यूज होने वाला है। तो इस प्रकार का कोई ना कोई मेथड आ सकता है अगर हम उस पर काम करें तो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे संस्थान है, नीरी ने बहुत काम किया है। जैसे जो वाटर के अंदर फ्लोराइड की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए नीरी ने काफी सारी टेक्निक्स अपनाई है। तो नीरी इस पर भी काम कर सकता है अगर भारत सरकार उसको फंडिंग दे या इस दिशा में उसको प्रोत्साहन दिया जाए। अब ये जो बाघ की स्टडी है, इसमें कुछ और बातें भी सामने आई थी। वो ये कि पानी में जो भी सैंपल इन्होंने लिए उनमें हार्डनेस, एल्कलिनिटी और
टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स काफ़ी ज़्यादा थे, खास करके जो ग्राउंड वाटर सैंपल्स लिए गए इनमें। आप देखिए सरफेस वाटर में कम है, लेकिन ग्राउंड वाटर के अंदर ये आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर चीज़ों की जांच BIS भी करता है। तो अगर आप एक जनरलाइज ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन मैप देखें भारत का, तो भूमिगत जल में उत्तर पूर्वी भारत, यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार वाला रीजन, और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला रीजन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। और जो सबसे मेजर कंटामिनेंट्स हैं वो हैं फ्लोराइड, आर्सेनिक और सैलिनिटी, यानी कि पानी जो है वो नमकीन है। तो ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर की भारत में। ग्राउंड वाटर के ऊपर डेटा जल शक्ति मिनिस्ट्री भी रिलीज करता है, और जल शक्ति मिनिस्ट्री की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसके बारे में, उसके ऊपर जब ये रिलीज हुई थी तो कुछ सवाल उठाए गए थे, जैसे कि हरियाणा में सैलिनिटी अफेक्टेड क्यों नहीं है, जबकि हरियाणा में जैसे राज्य में ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, सारी स्टडीज ये बताती हैं कि बिहार में आर्सेनिक की समस्या बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन जल शक्ति मिनिस्ट्री के डेटा में बिहार में आर्सेनिक इतना ज़्यादा नहीं आया था। तो इसके कारण इस डेटा पर थोड़े से सवाल उठाए गए थे। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि बंगाल और बिहार का जो ये रीजन है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक का कंटेमिनेशन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये काफ़ी एक चिंताजनक फैक्ट है वहाँ के लोगों के लिए, बंगाल बिहार दोनों के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ, आर्सेनिक के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आई विल मेक अ वीडियो इफ़ यू वांट। ओवरऑल भारत में ग्राउंड वाटर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। ग्राउंड वाटर का जो इस्तेमाल है, भूमिगत जल का दोहन भारत में सबसे ज़्यादा होता है दुनिया में, और इसके कारण जो जल स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। लगभग 1 मीटर पर ईयर की रफ्तार से लेवल डिक्लाइन हो रहा है। 1 मीटर बहुत होता है, आपको शायद ऑन पेपर दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि 1 मीटर में क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप इमेजिन करो कि 10 साल में ये कितना हो जाएगा। 10 साल में ये लगभग 34-35 फीट हो जाएगा, और ये तो एवरेज है। कई जगह 10 साल में 100-150 फीट तक पानी नीचे जा चुका है। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा कि पहले कुओं में या ट्यूबवेल में कितने फीट पे पानी मिला करता था और अब कितने फीट पर पानी मिल जाता है। तो भारत दुनिया में ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है, और ये मैप दिखाता है कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कहाँ है। मोस्टली आप देखोगे कि एशिया का जो रीजन है, मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, जहाँ पर पानी की कमी है, वहीं पर ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज़ है। उसके बाद USA का जो कैलिफोर्निया वाला एरिया है, वहाँ पर भी सरफेस वाटर इतना नहीं है, तो ग्राउंड वाटर का यूजेज ज़्यादा है। तो इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा दोहन हो रहा है पानी का। अगर आपको इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो इन टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप 2022 और 23 के UPSC एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। भारत के बेस्ट और टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं। इस वक्त एक 4-in-1 ऑफर यहाँ चल रहा है, जिसके तहत आपको प्रिंटेड नोट्स, एक्स्ट्रा वैलिडिटी, सब्सक्रिप्शन पर EMI ऑप्शन और 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ करते हैं तो। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है। प्लस में आपको क्लासेस, वीकली टेस्ट और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल रहे हैं आइकॉनिक में। इसके अलावा आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेंगे जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे, एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस और स्टडी प्लानर भी साथ में मिल जाएगा। और इन सभी कोर्सेज को परचेस करते समय आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है। यूज़ द कोड महिपाल एंड गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शंस ऑफ अनअकैडमी। इस वक्त GS और ऑप्शनल के कंबाइंड कोर्स पर 25% डिस्काउंट चल रहा है, और इसके उपरांत आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ कर लेते हैं। तो इसका आप फ़ायदा उठाइए, अभी 26 मई तक ही ये डिस्काउंट वैलिड है। आप जैसे ही कोर्स सब्सक्राइब करते हैं आप एक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने नए बैचेस बनते हैं। बैच में आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधा बैच ज्वाइन कीजिए। रेगुलर हर वक्त पर क्लासेस होती हैं, टाइम टू टाइम क्लासेस होती हैं, पूरा टाइम टेबल बना होता है। आपको बस क्लास अटेंड करनी है और आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। मेरा आर्ट एंड कल्चर का प्लस कोर्स चल रहा है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, इनको ज्वाइन कीजिए और अपना प्रीलिम्स का स्कोर बढ़ाइए। इन सभी एग्जाम्स की तैयारी भी आप कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।